जिस सुबह मेरे पति मेरे ऑफिस में मेरे लिए नाश्ता लेकर आए, उसी सुबह मेरी जिंदगी चुपचाप 2 हिस्सों में बट गई। अगर मैंने वो खाना खा लिया होता तो मेरी बेटी कभी इस दुनिया में नहीं आती। सुबह के ठीक 8 बजे थे। दिल्ली अभी आधी नींद में थी जब आर्यन मल्होत्रा मेरे केबिन में एक स्टील का थर्मल टिफिन लिए अंदर आए। वही पल अजीब था। शादी के 3 सालों में अरबों की कंपनी के सीईओ मेरे पति ने कभी बिना बताए मेरे लिए घर का बना कुछ नहीं लाया था। न फूल, न कॉफी और न ही नाश्ता। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, एक नपी तुली मुस्कान जो पहली नजर में गर्म लगती है लेकिन ज्यादा देर देखने पर असहज कर देती है। हैप्पी एनिवर्सरी, उन्होंने कहा। 3 साल हो गए, सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं। जैसे ही उन्होंने टिफिन मेरी टेबल पर रखा, उसकी गंध मुझ पर हमला बनकर टूटी। बहुत तेज, भारी, असहनीय। मेरा पेट तुरंत मरोड़ खाने लगा। कई हफ्तों से मुझे भयानक मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, ऐसी कि जानी पहचानी खुशबुएं भी दुश्मन लगने लगती थीं। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। आर्यन को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। किसी को नहीं पता था। मैंने खुद को शांत रखा, हाथ सलीके से जोड़े। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो थोड़ा पास झुके, मुझे ध्यान से देखते हुए, जैसे किसी नतीजे का इंतजार कर रहे हों। गरम गरम खा लो, उन्होंने धीमे से कहा। खुद बनाया है। उनके बोलने के तरीके से कमरा जैसे सिकुड़ गया। उस पल मुझे प्यार महसूस नहीं हुआ, मुझे देखा जाना महसूस हुआ। और बिना वजह जाने मुझे समझ आ गया, ये तोहफा नहीं था, ये एक परीक्षा थी। उस सुबह से पहले मुझे लगता था मैं अपनी जिंदगी समझती हूं। मैं नायरा वर्मा थी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में सीनियर ऑपरेशंस डायरेक्टर और एक ताकतवर आदमी के साथ खड़ी उसकी पत्नी। लोग मानते थे कि मैं ऐशो आराम में रहती हूं, लेकिन सच्चाई सीधी थी। मैं लंबे घंटे काम करती थी, सालों से वही न्यूट्रल सूट पहनती थी और मानती थी कि स्थिरता धैर्य से कमाई जाती है। आर्यन और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। कागजों पर हम परफेक्ट थे। वो सख्त फैसले लेने वाले, अनुशासित, निवेशकों के चहेते। मैं व्यवस्थित, वफादार और कुशल। साथ में हम अटूट लगते थे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कुछ महीनों से सब बदल चुका था। आर्यन धीरे धीरे दूर हो रहे थे। कम बातचीत, लंबी खामोशियां, पैसों पर ऐसे सवाल जो चर्चा कम और पूछताछ ज्यादा लगते थे। वो अक्सर जोखिम, संपत्ति बचाने और इस बात पर बोलते कि भावनाओं के साथ लोग बोझ बन जाते हैं। मैं खुद को समझाती रही कि ये काम का तनाव है। सीईओ पर ऐसा दबाव होता है जो आम लोग नहीं समझते। जो मैंने उन्हें नहीं बताया वो ये कि मेरा शरीर बदल चुका था। 3 महीने पहले मुझे पता चला था कि मैं मां बनने वाली हूं। सालों तक सुनने के बाद कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा, मैंने ये बात छिपा कर रखी। किसी चाल के लिए नहीं, बल्कि सावधानी के लिए। मुझे हर वक्त उलझन रहती थी, ताकत खत्म हो गई थी और अंदर कहीं एक आवाज कहती थी कि समय बहुत मायने रखता है। मैं सही पल का इंतजार करना चाहती थी। शान डिनर, सुकून भरा दिन। मुझे नहीं पता था कि सुकून पहले ही जा चुका है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति अब परिवार बसाने वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि किले की रखवाली करने वाले की तरह सोच रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ आया था कि उसकी दुनिया में एक बच्चा भी खतरा हो सकता है। उसका नाम लिया मेहता था। 3 महीने पहले ही उसे मेरी फ्लोर पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर रखा गया था। जवान, सलीकेदार और सोच समझकर आगे बढ़ने वाली। लिया पूरे ऑफिस में रिहर्स की हुई आत्मविश्वास के साथ चलती थी। उसके कपड़े, उसकी आवाज, उसकी नजर, सब कुछ नपा तुला था, खासकर आर्यन के आसपास। मैंने छोटी छोटी बातों में नोटिस किया। जब वो कमरे में आते, उसका हाव भाव बदल जाता। उनसे बात करते वक्त उसकी आवाज और नर्म हो जाती। वो उन बातों पर भी हल्की सी हंसी हंस देती जो मजेदार नहीं होती थीं। उस सुबह जब आर्यन कॉल लेने के लिए मेरे केबिन से बाहर गए, लिया फाइलों का एक बंडल लेकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी नजर तुरंत मेरी टेबल पर रखे टिफिन पर गई। बहुत खुशबू आ रही है, वो मुस्कुराई। आप तो बहुत लकी हैं। मेरा पेट फिर मचल गया।
मैं जानती थी कि अगर मैंने ढक्कन खोला तो वहीं बीमार पड़ जाऊंगी। मैंने ऊपर से शांत, अंदर से थकी हुई मुस्कान दी। मैं पहले ही खा चुकी हूं, पूरा पेट है। वो हिचकी, फिर कॉरिडोर में आर्यन की तरफ देखा। बेकार जाना अफसोस की बात होगी। तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? उसका चेहरा चमक उठा। उसने दोबारा नहीं पूछा। थैंक यू नायरा, उसने कहा, दोनों हाथों से टिफिन उठाते हुए जैसे कोई कीमती चीज हो। मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी। उसके जाते ही मैं कुर्सी से टिक गई और लंबी सांस छोड़ी। राहत का एहसास हुआ। मतली कम हो गई। हाथ कांपने बंद हो गए। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है, बस खाना है, बस एक सुबह। मुझे नहीं पता था कि मैंने अभी अभी मौत किसी और के हाथों में थमा दी है, और मुझे यह भी नहीं पता था कि 1 घंटे के अंदर पूरा ऑफिस चीखों से भर जाएगा। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, तभी आवाज आई, पहले हल्की, जैसे कोई कुर्सी गिर गई हो। मैंने पल भर रुककर सोचा, नजरअंदाज करूं या देखूं। फिर चीख गूंजी, ऐसी चीख जो सीने को जकड़ ले। ये डर की नहीं थी, ये दर्द की थी, कच्ची, बेकाबू। मैं इतनी तेजी से उठी कि कुर्सी पीछे खिसक गई और मैं आवाज की ओर भागी। लिया अपनी डेस्क के पास फर्श पर पड़ी थी। टिफिन उल्टा पड़ा था। खाना कारपेट पर फैल चुका था। अब गंध और भी भयानक थी, तेज, खट्टी और धातु जैसी। लिया पेट पकड़े सिकुड़ी हुई थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे। आंखें खाली थीं। फिर मैंने खून देखा। हल्के रंग के कारपेट पर गहरा, साफ दिखाई देता खून। किसी ने एम्बुलेंस के लिए चिल्लाया। कोई रोने लगा। मोबाइल निकल आए, हाथ कांप रहे थे। मैं जड़ होकर खड़ी रही। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। तभी आर्यन आए, तेजी से, लेकिन उन्होंने लिया की तरफ दौड़ नहीं लगाई। वो कुछ कदम दूर रुक गए। जमीन पर फैले खून को देखते हुए उनके चेहरे पर भाव पल भर में बदले। हैरानी डर में बदली। डर कुछ और ही ठंडा बन गया। उनकी नजर उठी और मुझ पर टिक गई। उसमें चिंता नहीं थी, उलझन नहीं थी, बस गुस्सा था और निराशा। वो मेरे पास आए और मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ी कि दर्द हुआ। तुमने क्या किया? वही क्यों? उस पल मेरे अंदर सब कुछ जम गया। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, वो ये पूछ रहे थे कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में आ गई, लेकिन समय जैसे फैल गया था। लिया को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर था। दर्द से तड़प रही थी। आर्यन उसके पीछे पीछे गए। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। अस्पताल का वेटिंग एरिया ठंडा और चमकदार था, ऐसी जगह जहां उम्मीद नाजुक लगती थी। आर्यन पिंजरे में बंद जानवर की तरह टहल रहे थे। बालों में हाथ फेरते और बीच बीच में मुझे ऐसे घूरते जैसे मैं कोई रुकावट हूं। जब डॉक्टर बाहर आए, कमरा शांत हो गया। उन्होंने संभल कर बोलना शुरू किया। लिया को तेज जहर दिया गया था। अब हालत स्थिर थी, लेकिन अंदरूनी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। कारण बताया गया, मीसोप्रोस्टॉल, बहुत ज्यादा मात्रा में। मैं चौंकी। नाम सुना हुआ था, लेकिन ऐसे नहीं। डॉक्टर ने कहा, यह दवा गर्भाशय में संकुचन के लिए इस्तेमाल होती है। इस केस में इससे तुरंत गर्भपात हो गया। आर्यन का रंग उड़ गया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर आखिरी बात, वो लगभग 6 हफ्ते की गर्भवती थी। मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। पैर कमजोर हो गए। मैंने कुर्सी का सहारा लिया। 6 हफ्ते। आर्यन कुर्सी पर ढह गए, चेहरा हाथों में छुपा लिया। लेकिन उन्हें देखते हुए मुझे कुछ गलत लगा। ये दुख नहीं था, ये हिसाब किताब था जो दबाव में टूट रहा था। उस सफेद कमरे में सच धीरे धीरे जुड़ने लगा। लिया प्रेग्नेंट थी। खाना जहरीला था और मैं अब भी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि मुझे वहां होना ही नहीं था। डॉक्टर के जाने के बाद सवालों की बाढ़ आ गई। पुलिस आई। पूछा गया, खाना कैसे बना, किसने छुआ, कहाँ रखा गया। मैंने शांत होकर सब बताया। मैंने ढक्कन खोला था, खाया नहीं, कुछ मिलाया नहीं, फिर लिया को दे दिया। आर्यन ने दूसरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा खाना उन्होंने खुद बनाया। कहा कि खाना उनकी नज़र से ओझल नहीं हुआ। कहा कि मैं लगभग 1 घंटे तक उसके साथ अकेली थी। तभी मुझे समझ आया, उन्हें लगा था कि उन्होंने परफेक्ट जाल बिछाया था। लेकिन एक बात छूट गई थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जल्दी आ गई। दवा पूरी तरह खाने में घुली हुई थी, ऊपर से डाली नहीं गई थी। मतलब जहर शुरू से था, खाना बनाते वक्त। आर्यन ने ही किया था।
मैंने उन्हें देखा, सच में देखा, और डरावनी साफ गोई से सच समझ लिया। वो नाश्ता लिया के लिए नहीं था, वो मेरे लिए था, मेरे शरीर के लिए, मेरे अंदर पल रहे बच्चे के लिए जिसे वो जानता नहीं था या शायद शक करता था और डरता था। जो मतली मुझे बचा गई वो कमजोरी नहीं थी, वो ढाल थी। लिया निशाना नहीं थी, वो बस नुकसान भर थी। और जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसने अपनी दौलत बचाने के लिए अपने ही बच्चे को मिटाने की योजना बनाई थी। उस पल में डरना बंद कर चुकी थी। मैंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मैंने आर्यन से सामना नहीं किया, न आरोप लगाया, न रोई। मैंने वही किया जो बोर्डरूम्स ने सिखाया था। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सब याद रखा। मैंने उन्हें यह सोचने दिया कि मैं घबरा गई हूं। मैं कम बोलने लगी, उनकी आंखों से बचने लगी। उन्हें लगा डर ने मुझे छोटा कर दिया है। वो भ्रम काम का था। कुछ ही घंटों में मैंने देखा वो बेचैन थे, बार बार फोन देखते, कॉल के लिए बाहर जाते, मेरी मौजूदगी में आवाज धीमी कर लेते। जो आदमी हर चीज कंट्रोल करता था अब समय से भागता लग रहा था। तभी श्रेया कपूर सामने आई। वो सालों से मेरी असिस्टेंट थी, शादी से पहले से। वो मेरे साइलेंस समझती थी। मैंने उससे कहा, चुपचाप पार्किंग और अंदर के कैमरों के लॉग्स निकालो, कुछ ऐसा नहीं जो शक पैदा करे। जो मिला वो अहम था। आर्यन की कार ऑफिस पहुंच चुकी थी, नाश्ता लाने से लगभग 1 घंटा पहले। 60 मिनट गायब। फिर एक और क्लिप, इमरजेंसी सीढ़ियों से एक आदमी काले कचरे का बैग ले जाता हुआ। चेहरा आधा ढका था लेकिन चाल पहचानने लायक। वो आर्यन का पर्सनल एड था। मैं स्क्रीन को घूरती रही, एक हाथ अपने पेट पर। लोग कचरा तभी छुपाते हैं जब गुनाह छुपाना हो, और तस्वीर साफ हो चुकी थी। ये कभी भी किसी पल का इम्पल्स नहीं था, ये प्लान था। और जैसे ही मुझे समझ आया कि ये सब पहले से प्लान किया गया था, मैंने आर्यन को पति की तरह देखना बंद कर दिया। अब मैं उसे वैसे देखने लगी जैसे मैं किसी संदिग्ध एग्जीक्यूटिव को देखती हूं, ठंडे दिमाग से, सबूतों के साथ। श्रेया और मैंने उस रास्ते को पकड़ लिया जो कभी झूठ नहीं बोलता। पैसा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा। रीइंबर्समेंट, कंसल्टिंग फीस, रिप्रेजेंटेशन खर्चे, कंपनियों में रोज इस्तेमाल होने वाली वही धुंधली कैटेगरीज। लेकिन जब हमने महीने दर महीने उन्हें लाइन में लगाया तो पैटर्न दिखने लगा। बड़े ट्रांसफर, हमेशा एक ही अमाउंट, हमेशा एक छोटी मैनेजमेंट फर्म के जरिए, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। वो कंपनी कागजों के बाहर कहीं थी ही नहीं। उसका एड्रेस किराए का पोस्ट बॉक्स निकला, फोन नंबर एक प्राइवेट लाइन पर फॉरवर्ड होता था, और रजिस्टर्ड एजेंट आर्यन का पर्सनल एड। वहां से पैसा आगे बहता गया, सीधा शहर के दूसरी तरफ एक लग्जरी अपार्टमेंट के किराए में। हाई एंड बिल्डिंग, प्राइवेट पार्किंग, कॉन्सियर्ज सर्विस, ऐसी जगह जिसे एक जूनियर असिस्टेंट सैलरी पर छू भी नहीं सकती। वो अपार्टमेंट लिया का था। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गई और आंखें बंद कर लीं। जब आर्यन मुझे खर्चे टाइट करने का लेक्चर देते थे, फ्यूचर बचाने की बातें करते थे, उसी वक्त वो कंपनी के पैसे से किसी और औरत की जिंदगी बना रहे थे। वो ड्रेसेस, वो बैग्स, वो कॉन्फिडेंस जो वो कवच की तरह पहनती थी, कुछ भी उसका नहीं था। सब फाइनेंस किया गया था। मैंने सोचा, लोग धोखे को अक्सर इमोशनल कहकर हल्का कर देते हैं। ये इमोशनल नहीं था, ये लॉजिस्टिकल था, ये इरादतन था, और ये डॉक्यूमेंटेड था। जब कोई पैसा छुपाता है वो सिर्फ अफेयर नहीं छुपा रहा होता, वो इरादा छुपा रहा होता है, और इरादा हमेशा किसी और अंधेरे तक ले जाता है। जब मैंने आंखें खोली, मेरा रास्ता साफ था। मैं घर पर उसे कॉन्फ्रंट नहीं करूंगी। मैं उसे वहीं तोड़ूंगी जहां वो खुद को सबसे ताकतवर समझता है, उन सिस्टम्स में जिन्हें वो अपना समझता था। अब बस एक सवाल बचा था, आर्यन को वो दवा मिली कहां से? मीज़ोप्रोस्टॉल कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप यूं ही मेडिकल स्टोर से उठा लें। इसके लिए एक्सेस चाहिए, जानकारी चाहिए, और कोई ऐसा चाहिए जो नियम मोड़ने को तैयार हो। सोनाली ग्रोवर सबसे पहले नाम मिला, लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, और सालों पहले आर्यन की क्लासमेट, तब जब उसकी महत्वाकांक्षा चाम लगती थी। उन्होंने थोड़े समय डेट भी किया था, मेरी शादी से बहुत पहले। अब मुझे याद आई, पॉलिश्ड, इंटेलिजेंट, और ऐसी औरत जिसे लगता था कि नतीजे उसके लिए नहीं बने। हमने मिलने का इंतजाम एक शांत कॉफी शॉप में किया, मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर। ऐसा कैफे जहां कैमरे हों, म्यूजिक धीमा हो और प्राइवेसी बस एक भ्रम हो।
सोनाली आई तो कॉन्फिडेंस में थी, कपड़े परफेक्ट और धूप का चश्मा अंदर भी लगा हुआ। वो मुस्कुराई जैसे पुरानी दोस्त मिल गई हो। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने हमारे बीच एक प्रिंटेड स्टिल इमेज रख दी, सीसीटीवी फ्रेम जिसमें वो घटना से 2 दिन पहले एक बैकलेन में आर्यन के एड को एक छोटा सा रैप्ड पैकेट देती दिख रही थी। उसकी मुस्कान वहीं टूट गई। तुम जानती हो ये क्या है और ये किस कीमत पर हुआ? पहले तो उसने इनकार किया, बोली पेपर वर्क था, बोली तुम ज्यादा सोच रही हो, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ भाग रही थी। मैं थोड़ा आगे झुकी। आर्यन अब किसी और पर इल्जाम लगाने की तैयारी कर रहा है। ये बाहर आया तो वो तुम्हें बचाएगा नहीं, वो तुम्हें कुर्बान कर देगा। हमारे बीच सन्नाटा खिंच गया। फिर उसके कंधे ढीले पड़े। वो धीमे से फुसफुसाई, उसने कहा था किसी प्रेगनेंसी को चुपचाप खत्म करना है। उसने कहा था वो उसकी पत्नी का बच्चा है। उसी पल सोनाली को समझ आया कि उसने किसी मुसीबत में फंसे आदमी की मदद नहीं की, उसने एक अपराध में हाथ बटाया है। और अब मैं पूछ नहीं रही थी, मैं उसे एक विकल्प दे रही थी। सोनाली तुरंत रोई नहीं, वो बस बिल्कुल स्थिर बैठी रही, टेबल को घूरती हुई, जैसे लकड़ी खुल जाए और उसे निगल ले। फिर धीरे से उसने अपने बैग से एक छोटा फ्लैश ड्राइव निकाला। उसने उसे मेरे हाथ के पास रखा, लेकिन छोड़ा नहीं। मैंने सब रखा है, उसने धीमे से कहा। मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, पेमेंट कन्फर्मेशन। मैं उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। उस एक कबूलनामे ने मुझे आर्यन के बारे में बहुत कुछ बता दिया। उस रात ऑफिस में अकेली मैंने दरवाज़ा लॉक किया और ड्राइव लैपटॉप में लगाई। मेरे हाथ स्थिर थे, लेकिन छाती कस रही थी, जैसे मैं टक्कर के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। कमरे में उसकी आवाज़ गूंज गई, ठंडी, कंट्रोल्ड, परिचित। मुझे ऐसा चाहिए कि ये नेचुरल लगे, जैसे अचानक मिसकैरेज हो गया हो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई शक नहीं। ये प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है, मुझे इसे ख़त्म करना है। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। कुछ सेकंड में सांस भी नहीं ले पाई। फिर मैंने अपना हाथ पेट पर रखा, बहुत हल्की सी हलचल, जैसे जिंदगी खुद को याद दिला रही हो, असली और नाजुक। जो मथली मुझे शर्मिंदा करती थी, जो कमज़ोरी मैं छुपाती थी, वही वजह थी कि मेरा बच्चा अब तक जिंदा था। उस रिकॉर्डिंग ने सिर्फ मेरे पति को एक्सपोज नहीं किया, उसने मेरे लिए प्यार, शादी और सुरक्षा की परिभाषा बदल दी। उस पल से ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये सर्वाइवल था। और मुझे पता था सच को कहाँ सुनाया जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग ठीक 9 बजे थी। आर्यन लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर बैठे थे, सूट प्रेस्ड, आवाज स्थिर, वही किरदार जिसे वो सालों से निभा रहे थे। जो भी देखता उसे लगता एक ऐसा आदमी जो कंट्रोल में है, कॉन्फिडेंट है, छूने से परे है। मैं अपनी सीट पर बैठ गई, उसकी आंखों में देखे बिना। एजेंडा पहले तेजी से चला, फाइनेंशियल फोरकास्ट, एक्सपेंशन प्लान्स, स्क्रीन पर नंबर, जैसे दुनिया में कुछ बदला ही ना हो। आर्यन विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर रहे थे, शेयर होल्डर वैल्यू बचाने की बातें कर रहे थे। वोटिंग शुरू होने ही वाली थी कि मैं खड़ी हो गई। मेरी कुर्सी के खिसकने की आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा तेज लगी। हर बातचीत रुक गई, हर नज़र मेरी तरफ मुड़ गई। किसी भी अप्रूवल से पहले मैंने बराबर टोन में कहा, मुझे लगता है बोर्ड को ये जानना चाहिए कि असल में कंपनी कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। आर्यन अकड़ गए। ये जगह पर्सनल बातें करने की नहीं है, उन्होंने झल्लाकर कहा। मैं सहमत हूं, ये पर्सनल नहीं, कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी है। मैंने श्रेया को इशारा किया, उसने मेरा लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट्स चमक उठे, बार बार हुए ट्रांसफर, शेल अकाउंट्स और लग्जरी अपार्टमेंट से जुड़े रेंट पेमेंट्स। टेबल के चारों तरफ फुसफुसाहट खेल गई। फिर मैंने रिकॉर्डिंग चलाई। आर्यन की आवाज़ कमरे में फैल गई, बिना चाम के, बिना बहाने के, साफ तरीके से बता रही थी कि मिसकैरेज नेचुरल कैसे दिखाना है, प्रेगनेंसी कैसे ऑब्स्टिकल है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कोई नहीं बोला। आर्यन झपटे, प्रोजेक्टर की केबल खींचने लगे, चिल्लाई कि ये फेक है, मैंने ऑडियो मैनिपुलेट किया है। सिक्योरिटी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। मैंने आवाज़ ऊंची नहीं की। ये सबूत पहले ही लॉ इन्फोर्समेंट को सबमिट हो चुका है और मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इन्वेस्टिगेशन तक आर्यन मल्होत्रा को तत्काल सीईओ पद से सस्पेंड किया जाए। पहली बार आर्यन छोटे लगे। वोट सर्वसम्मति से पास हो गया। किसी के कुछ कहने से पहले बोर्डरूम के दरवाजे खुले। 2 पुलिस अफसर अंदर आए, उनके साथ कॉर्पोरेट कंप्लायंस का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हवा का रंग पलट गया। जो मीटिंग प्रोफेशनल लग रही थी वो एक पल में कुछ और बन गई। आर्यन धीरे से मुड़े, उनके चेहरे का रंग उड़ रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, आपको हमारे साथ चलना होगा, आपसे पूछताछ करनी है।
अटेम्प्टेड पॉइजनिंग, कंट्रोल सब्सटेंस के मिसयूज और फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट के बारे में। एक पल के लिए आर्यन हिले नहीं, फिर वो हंसे, एक सूखी टूटती हुई हंसी। ये गलतफहमी है, उन्होंने कहा। मेरी वाइफ बहुत इमोशनल है, हमेशा से इमोशनल रही है। कोई जवाब नहीं आया। हथकड़ी की क्लिक के साथ उनकी कंपोजर टूट गई। वो कमरे में इधर उधर देखने लगे, कोई साथी ढूंढते हुए। तभी उनका एड अचानक खड़ा हुआ। मैं कोऑपरेट करूंगा, वो जल्दी से बोल पड़ा। मैंने ऑर्डर फॉलो किए थे, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल्स, सब कुछ। धोखा तुरंत और पूरा था। आर्यन उसकी तरफ मुड़े, आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डर आते ही पावर तेजी से बह जाती है। जब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था, आर्यन की नजर मेरी नजर से टकराई। उसमें माफी नहीं थी, पछतावा नहीं था, बस ये एहसास था कि जिस औरत को वो चुप कराना चाहता था, उसने उसे उसी जगह तोड़ दिया जहां उसे सबसे ज्यादा प्यार था। मैं दरवाजा बंद होने तक बैठी रही। बस तभी मैंने खुद को सांस लेने दिया। एक हफ्ते बाद मैं आर्यन से मिलने गई। डिटेंशन सेंटर में लोहे और डिसइंफेक्टेंट की गंध थी, ऐसी जगह जो इंसान से उसके भ्रम छीन लेती है। जब उसे विजिटिंग रूम में लाया गया, मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसकी पीठ झुक गई थी। जो कॉन्फिडेंस वो कवच की तरह पहनता था, गायब था। वो मेरे सामने बैठा, हाथ कांप रहे थे। नायरा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। जो हमारा था, सोचो, बच्चे के बारे में सोचो। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बच्चा शब्द उसके मुंह से खोखला लगा, जैसे एक और स्ट्रैटेजी जिसे वो आखिरी बार आजमाना चाहता हो। मैंने तलाक के पेपर्स नीचे बने स्लॉट से उसकी तरफ सरका दिए। साइन कर दो। उसकी आंखें फैल गईं। तुम सब कुछ फेंक दोगी, हमारा परिवार तोड़ दोगी। तुमने तोड़ दिया, मैंने शांत होकर कहा। उस दिन जब तुमने तय किया कि मेरा शरीर और मेरा बच्चा मिटाने वाली प्रॉब्लम है। तभी वो रोने लगा। असली आंसू थे या डर, समझना मुश्किल था। मैं सब कुछ नहीं खोना चाहता, वो फुसफुसाया। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। तुम पहले ही खो चुके हो आर्यन, बस तुम्हें पता नहीं था कब। उसने साइन कर दिए। पेन उसके हाथ में कांप रहा था, जैसे हर फैसले का वजन उसी में उतर आया हो। मैं बिना पीछे देखे उठ गई। मेरी जिंदगी का वो चैप्टर गुस्से के साथ नहीं, साफ समझ के साथ खत्म हुआ। 6 महीने बाद मैं उसी अस्पताल में थी। लाइट्स उतनी ही तेज, कॉरिडोर उतने ही ठंडे। लेकिन इस बार मैं नुकसान देखने नहीं आई थी, मैं जिंदगी को दुनिया में लाने आई थी। लेबर लंबा था, थकाने वाला, ऐसा जो आपको हर डर के सामने खड़ा कर दे, जिनसे आप सोचते थे आप निकल चुके हैं। दर्द की लहरों के बीच मेरा दिमाग बार बार उस सुबह पर चला जाता, मेरे ऑफिस में, उस खाने पर जो मैंने नहीं खाया, और उस पल पर जब मैं सब कुछ खोने से बस एक कदम दूर थी। फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, साफ, मजबूत, जिंदा। नर्स ने मेरी बेटी को मेरे सीने पर रखा, गर्म, कांपती हुई, और उसी पल अतीत ने पहली बार मेरी पकड़ ढीली की। मैंने उसका नाम ग्रेस रखा, इसलिए नहीं कि जिंदगी ने मेरे साथ नरमी की, बल्कि इसलिए कि मुझे बचा लिया गया था। जब मैं एक न्यूबॉर्न को पकड़ना सीख रही थी, बोर्ड ने अपना फैसला पक्का किया। मुझे इंटरिम सीईओ बनाया गया, उस कंपनी को संभालने के लिए जिसे आर्यन ने लगभग बर्बाद कर दिया था। मैंने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। रीबिल्ड करना मेरे लिए नया नहीं था। मैं सालों से टूटे सिस्टम्स जोड़ती आई थी। इस बार मैं सच, ट्रांसपेरेंसी और बिना डर के सब कुछ ठीक कर रही थी। ग्रेस को अपने पास कसकर पकड़े हुए मुझे एक बात साफ समझ आई, सर्वाइवल सिर्फ नुकसान से बच निकलना नहीं होता। कभी कभी वो उस जिंदगी में उठ खड़े होने का नाम होता है जिसे आपसे छीन ली जाने की कोशिश की गई थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मुझे उस सुबह कैसे पता चला कि कुछ गलत है। सच ये है, मुझे पता नहीं चला था, मैंने बस महसूस किया था। हमारे अंदर एक धीमी आवाज होती है जो सबूतों से पहले बोलती है। हमें सिखाया जाता है कि उसे नजरअंदाज करो, सभ्य बनो, रीजनेबल बनो, ओवर रिएक्ट मत करो। मैं भी लगभग वही कर बैठती। मैंने ये सीखा, पावर लोगों को क्रूर नहीं बनाता, वो बस दिखा देता है कि वो असल में है कौन। जब कोई प्यार, बच्चा या वफादारी को रुकावट समझे तो पहली बार में ही उस पर यकीन कर लो। आर्यन ने अपनी आज़ादी खो दी, अपनी साख खो दी, अपना वो एम्पायर खो दिया जिसे वो सोचता था उसे नतीजों से बचा लेगा, और मैंने अपनी जिंदगी वापस पा ली।
ग्रेस बड़ी होगी तो उसे पता होगा कि उसे चाहा गया था, बचाया गया था, चुना गया था, किसी हथियार की तरह नहीं, किसी खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपकी जिंदगी में कुछ ऑफ लग रहा है, तो सबूत का इंतजार मत कीजिए कि आप अपनी इनसाइड वाली आवाज की इज्जत करें। दूरी बनाइए, खुद को सुरक्षित रखिए, मुश्किल सवाल पूछिए। कभी कभी सर्वाइवल साइलेंस जैसा दिखता है, कभी कभी वो वॉक अवे करने जैसा, और कभी कभी वो उस कमरे में खड़े होकर बोलने जैसा होता है जहां आपको बोलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अगर ये कहानी आपको छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है, और कमेंट में बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं। ये है रिवेंज की कला, दूसरों को चोट देने की नहीं, अपनी जिंदगी वापस लेने की।